हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी के 5 सवाल यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड जैसे हम हर शाम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीमिक्स कहलाता है वो टॉपिक, ठीक है। 5 MCQs रहते हैं। इकोनॉमी का डे था कल, लेकिन इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं आ पाए, तो इसलिए मुझे लगा आज मैं आपके साथ ये इको के क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 में से कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़े बेसिक हैं। अगर आप इस साल प्री देने वाले हैं तो आपको ये बेसिक के तो पक्का ही आने चाहिए, देन कुछ करंट अफेयर्स के हैं। लेकिन अगर आप आने वाले टाइम में प्री देंगे, इस साल नहीं 2021 में नहीं देने वाले, 2022 में या 23 की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा कि कितना आपकी प्रिपरेशन लाइन पे चल रही है। यूपीएससी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछता है। ओके, सबसे पहला सवाल दोस्तों ये है अबाउट मोनेटाइज्ड फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। आपने मुझे बताना है व्हाट इज मोनेटाइज्ड फिस्कल डेफिसिट। पहला, ये वो पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का जो एक्सटर्नल बोरोइंग से पूरा किया जाता है, या फिर ये वो पार्ट है जो फिस्कल डेफिसिट का जो कि आरबीआई से उधार लेकर पूरा किया जाता है, या फिर ये वो पार्ट है जो फिस्कल डेफिसिट का जो कि डीमोनेटाइजेशन के कारण हुआ, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अपना आंसर बताइए, यहाँ पर राइट आंसर मार्क कीजिए, बताइए कमेंट्स में भी कि राइट आंसर क्या था पहले का। दोस्तों राइट आंसर इज जो आरबीआई से बोरो कर सरकार अपना घाटा पूरा करती है। ओके, कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सरकार पहले डिसाइड करती है, सरकार को कुछ खर्चे करने होते हैं, एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो वो एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड करती है कि मेरे को ये जैसे लेट्स से वैक्सीनेशन करनी है, इतना खर्चा होगा, इतना मुझे जो जहाज़ खरीदने हैं इतना खर्चा होगा, एटसेट्रा। सरकार पूरा खर्चा डिसाइड करती है एंड देन उसके बाद देखती है सरकार कि उनको पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं, रिसीट्स कहाँ से आएंगी, जो रेवेन्यू जो कैसे आएगा, सरकार पैसे कैसे कमाएगी, टैक्स कौन से लगेंगे, नॉन टैक्स कहाँ से पैसा आ सकता है, ठीक है। तो खर्चे देख लिए, मान लीजिए खर्चे हैं बहुत ज़्यादा लेकिन रिसीट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, घाटा पड़ जाएगा सरकार को डेफिसिट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली डेफिसिट पूरा करने के लिए सरकार के पास कुछ तरीके होते हैं, या तो सरकार टैक्स बढ़ा दे, लेकिन टैक्स हर बार ज़रूरी नहीं है कि टैक्स बढ़ा है तो रेवेन्यू बढ़े, हो सकता है लोग ब्लैक जो शुरू कर दें, जो ट्रांजैक्शंस टैक्स देना ही बंद कर दें, और जो टैक्स आ रहा था वो भी चला जाए, हो सकता है कि प्रोटेस्ट हो जाए, लोग सरकार का तख्ता पलट कर दें, है ना। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इससे सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकती एक लिमिट के बियॉन्ड। तो उस केस में सरकार को क्या करना पड़ता है, बोरो, ठीक है दोस्तों। तो बोरो करना पड़ता है, लेकिन अब उसके बियॉन्ड भी बोरो कहाँ से करेंगे। अगर बोरो लेट्स से अपने ही जो आरबीआई से कर लिया जाए, आरबीआई को कहा जाए कि हम आपको बॉन्ड्स देंगे, ठीक है। बॉन्ड्स मतलब उधार आप हमें सरकार को दीजिए। सरकार को जब पैसा मिलता है आरबीआई से, मान लीजिए, तो सरकार उनको कागज दे देती है, बॉन्ड्स जिनको कहते हैं हम, डेट के कागज, ठीक है। एंड देन आरबीआई पैसा कहाँ से लाएगा, आरबीआई ये नोट लाता है करेंसी प्रिंट करके, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग होती है, तो अकॉर्डिंगली इसको, इसीलिए जो हम करेंसी प्रिंटिंग वाला फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं कि जो करेंसी प्रिंट करने से पूरा किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो सरकार जो अगर आरबीआई से बोरो करती है एंड जो सरकार के जो बॉन्ड या फिर सरकारी जो उधार अगर आरबीआई खरीद ले, उसको मोनेटाइज्ड कहते हैं या डेट मोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें फ्रेश मनी क्रिएट होती है एंड बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा, जब बाद में जो आरबीआई इन बॉन्ड्स को वापस करके जो सरकार से पैसा भी वापस ले सकता है, अकॉर्डिंगली जो बैलेंस शीट होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन इसलिए क्या कहलाती है, सरकार के पास, जैसे मैंने आपको बताया, जब घाटा पड़ेगा 2 चॉइसेस होती हैं, तो टैक्स बढ़ाए या पैसा बोरो करे। एक और तीसरी चॉइस भी है, अनकन्वेंशनल तीसरी चॉइस है, जिसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली ये देखें, इसी में सिंपली इसको मनी प्रिंटिंग का नाम भी कहा जाता है, इसको मनी फाइनेंस्ड फिस्कल प्रोग्राम्स भी कहा जाता है, जहाँ पर सरकार आरबीआई को आदेश देती है कि हमें पैसा छापकर हमारे घाटे को पूरा कीजिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन जनरली इससे होता क्या है, इससे इन्फ्लेशन कॉज हो जाती है, बहुत ही इन्फ्लेशन कॉजिंग होता है ये, क्योंकि अगर कोई बैकिंग की, अगर हम बहुत सारे करेंसी प्रिंट करते रहेंगे तो हर इंसान के पास अगर करेंसी आ जाएगी तो करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो दैट मीन्स यू विल हैव टू शेल आउट मोर करेंसी, आपको अपनी जेब से और करेंसी देनी होगी, इसलिए इन्फ्लेशनरी हो जाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको मोनेटाइज्ड फिस्कल डेफिसिट क्लियर नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि गूगल कीजिए, हमारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं फिस्कल डेफिसिट को लेकर, हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं मोनेटाइजेशन को लेकर, ठीक है। आप उनको देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है एंड आराम से आप समझ सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ। दोस्तों जो ARCs होती हैं ये आरबीआई के अंडर ही रजिस्टर्ड हैं, क्या ये बात सही है या गलत। ओके, देन दोस्तों सरफासी एक्ट 2016 में अमेंडमेंट की गई थी, उसमें कहा गया था जो ARCs हैं उनका मिनिमम नेट ओन्ड फंड 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए। क्या ये बात भी सही है गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास ये ऑप्शंस हैं 1, 2, बोथ या नन ऑफ दीज, कौन सी सही है यहाँ पर। एंड दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर यस कि सिर्फ 1 ही सही है। 1000 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर ARC। ARC क्या करती है दोस्तों,
जब एनपीएस बनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक ने किसी कंपनी को उधार दिया, वो उधार वापस नहीं कर पाई, कंपनी दिवालिया हो गई एंड पैसे वापस करने में असक्षम थी, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है बाय द बैंक। अब इस कंपनी को हम जो एनपीए बन गई है, इसको लेकिन क्या करें, पैसा रिकवर भी तो करना है, बैंक ने जो उधार दिया हुआ कैसे रिकवर करेंगे, तो एक तरीका है तो इसका असेट बेच दिया जाए, असेट बेच सकते हैं, ठीक है, उससे जो मशीनरी एक्सेट्रा, जो लैंड प्रॉपर्टी बेचकर पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका होता है कि अगर हम इस कंपनी को ही बेचकर किसी एआरसी को बेच दें जो इस कंपनी को चलाए, एंड हो सकता है कि इस कंपनी को एक अगर प्रॉफिटेबल बना दे या थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन में ले आए, इस प्रोजेक्ट को वर्किंग कंडीशन में ले आए, हो सकता है बैंक के पैसे भी रिकवर हो जाए, थोड़ा मुनाफा भी कमाया जाए। तो एआरसी इन्हीं चीज़ों पे काम करती हैं एंड वो बैंक को, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का अगर उधार था, बैंक ने दिया हुआ था एंड 100 करोड़ का उधार डूबा हुआ है, तो इसीलिए वो बैंक को जैसे कहती है कि आप 30 करोड़ 40 करोड़ कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा जो डिस्काउंटेड उसमें हमें ये कंपनी हमें ट्रांसफ़र कीजिए, हम इसको चाहते हैं चलाना। वो जो बैंक कहते हैं कि ठीक है, मेरा पैसा तो वैसे ही पूरा डूबा हुआ था, 30-40 करोड़ जो मुझे आज मिलता है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए एआरसीज इस तरह काम करती हैं। एंड देन जो अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक सुदर्शन सेन कमेटी बिठाई है जो डिसाइड करेगी, जो देखेगी कि फाइनेंशियल सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम में कैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और बेहतर तरह से काम कर सकती हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखेंगी, जो ये सुदर्शन सेन कमेटी देखेगी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या रिफॉर्म किया जाए, है ना, एआरसीज को और बेहतर कैसे चलाया जाए, हमारे देश में एनपीएस की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कैसे रिजॉल्व की जाए, ठीक है, और स्ट्रेस्ड एसेट कैसे, जो इसका रोल क्या है एआरसी का ठीक करने में, सब कुछ, लिक्विडिटी कैसे इंप्रूव की जाए। एंड देन उसके बाद देखें तो एआरसी जो होती है पर्टिकुलरली हमारी जो एनपीएस खरीदती हैं, मैंने आपको बताया अभी, बैलेंस शीट्स को, बैंक की बैलेंस शीट को साफ करती हैं। अदरवाइज बैंक की बैलेंस शीट में देखिएगा ना एनपीए है तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा बैंक के पास, कहेंगे अच्छा अरे आपकी बैलेंस शीट में तो बहुत सारे एनपीएस हैं। एंड देन इसीलिए जो अब अकॉर्डिंगली बैंक्स को वो नॉर्मल बैंकिंग पे फोकस करने देती हैं, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जो एनपीएस हैं, वो एआरसी कहती है हम संभाल लेंगे, सर आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाइए। ओके, ठीक है दोस्तों। तो सरफासी 2002 जो एक्ट जब आया था, उसके बाद जो एआरसी बनने की हमारे देश में प्रोसेस शुरू हुआ। एंड देन 2016 में जब इसको हमने रिवैम्प किया तो वहाँ पे तो उस थोड़ा सा कितना नेट ओन्ड फंड होना चाहिए उसकी भी परिभाषा चेंज हुई। लेकिन सरफासी है वो बैड एसेट्स जो अब जितने भी रहते हैं उनको खरीदने बेचने में थोड़ा जो हेल्प करती है। सरफासी की मदद से क्या होता है कि अब हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ता, बिना कोर्ट जाए भी अब बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। मतलब जो आप अगर एसेट चाहें तो उसको खरीद फरोख्त सकते हैं बिना कोर्ट जाए, ठीक है। तो इसीलिए आरबीआई ही इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई इसका रेगुलेटर है। एआरसीज का 2 करोड़ रुपए रखी गई थी 2016 के अमेंडमेंट में कि नेट ओन्ड फंड होना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ाकर आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ याद रखने वाली बात है। आपका एक सवाल बहुत ऑफन आता है कि क्या इनको एआरसी पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगती है? जी हाँ, सीएआर इस पर भी वैलिड होती है, बैंक्स पर भी रहती है, इस पर भी रहती है। 15% है, रादर बैंक से बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो अदरवाइज एआरसी जो बैंकरप्ट हो जाएंगे खुद ही, एंड कैसे ये एनपीएस का को निवारण करेंगी। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि एआरसी एटसेट्रा ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है, दोस्तों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं, अप्लाई होते हैं, एंड इसके बारे में पढ़ना शुरू करो एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट गैदरिंग नॉलेज अबाउट इट। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये है अबाउट स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कह रही है कि ये फंड इस्टेब्लिश किया गया है ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें स्टार्टअप्स को, ठीक है, ताकि उनके जो पूरा जो कॉन्सेप्ट, जैसे कॉन्सेप्ट स्टेज में होता है ना कि आइडिया है दिमाग में, फिर उसका प्रोटोटाइप बनता है, कुछ जो सिंपल जैसे ना कोई एक सिंपल पहले बेसिक सा एक जो टेस्ट रन के लिए कुछ चीज़ बनती है, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, उसके लिए उन चीज़ों के लिए जो पैसा चाहिए कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, उसके लिए एक फंड क्रिएट किया गया है। एंड देन जो इसका जो डिपार्टमेंट रहेगा वो कौन रहेगा? DPIIT, ठीक है दोस्तों, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका नोडल डिपार्टमेंट है स्कीम का। क्या ये बात सही है क्या नहीं? ठीक है, करंट अफेयर्स एब्सोल्युटली पीआईबी में ये जगह जगह दिया हुआ है, 2-3 बार आ गया पीआईबी में, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, एंड राइट आंसर इज कि ये दोनों ही सही हैं। तो इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं बस कुछ फैक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं अभी तो मिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने ही ये स्कीम शुरू की। एंड देन इसका नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ओके, तो यहाँ पर ये जो SISFS है ये क्या काम करेगी? ये सिक्योर करेगी सीड फंडिंग। सीड फंडिंग मतलब जो एकदम जो शुरुआती जो फंड चाहिए होता है पहली बार प्रोडक्ट बनाने के लिए, इंस्पायर करेगी, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया सपोर्ट करेगी, है ना। SISFS का एक और फुल फॉर्म निकाल दी, फुल फॉर्म तो बहुत ही बढ़िया निकालती है गवर्नमेंट्स हमारी, ठीक है। फैसिलिटेट करेगी इम्प्लीमेंटेशन, स्टार्टअप वालों को जो ट्रेनिंग, रेवोल्यूशन एक्सेट्रा सब देगी। Tier 2 Tier 3 टाउन्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है कि वहाँ पर चाहते हैं ग्रास रूट पे थोड़ा सा, और
हमारा जो टैलेंट निकल कर सामने है, स्टार्टअप्स बने वहाँ पर, एंड देन मार्केट एंट्री कैसे, कमर्शलाइजेशन, बिल्कुल फ्रॉम द वेरी स्क्रैच की कॉन्सेप्ट की आइडिया जब है स्टार्टअप के पास तब से लेके कैसे कॉमर्शलाइज किया जाए बड़े स्केल पे, सभी की हेल्प करेंगे। एंड देन जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश के 16 जनवरी 2021 को कहा था प्रारंभ, एक जो बात की थी प्रारंभ था जो स्टार्टअप इंडिया का एक इंटरनेशनल समिट था कि इंडिया के जो स्टार्टअप जो इंडिया इनिशिएटिव के 5 बरस पूरे हो गए थे तब शुरू किया था, कहा था कि अब हमें जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर भी अब स्टार्टअप शुरुआत करनी होगी, तो उसी के तहत यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है। ठीक है दोस्तों, एंड देन 1000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कॉर्पस है अभी, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्टअप्स को फंडिंग देने की बात की गई है। कुछ इंक्यूबेटर्स मतलब जो हेल्प करेंगे स्टार्टअप्स को ढूंढने में कौन सा स्टार्टअप अच्छा है, किसको पैसा लगाया जाए क्या नहीं। एंड देन जो डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगा वो है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इन जो इंटरनल ट्रेड। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हमारे पास यहाँ पर, हो सकता है हमारा एक सवाल भी क्रैक हो जाए। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये है जो कंफर्मेशन ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, तो जो अब हम बात करें कि रिसीवेबल मतलब जो आपका पैसा बाहर, जैसे अगर आपने कुछ चीज़ सामान बेच दिया उसके बाद जो पैसा आपने रिसीव करना होता है, ठीक है, तो उस रिसीवेबल की बात करें तो कॉन्सेप्ट एक लाया गया था, कॉन्सेप्ट किसका, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था क्योंकि रिसीवेबल अदरवाइज ना बहुत बार ऐसा होता है कि रिसीवेबल को लेकर डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सरकार ने चीज़ कही थी, जो बात कही थी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज बनानी पड़ेंगी हमें IU। तो एंड देन एक लीगल फ्रेमवर्क हमारे देश में, बड़ा लीगल फ्रेमवर्क आया था, उसके तहत ही बात हुई थी कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की बात की गई थी। ओके, पहला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या सरफासी एक्ट, RBI एक्ट के तहत हुआ था, या फिर बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत हुआ था। ठीक है दोस्तों, मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आप जो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन और जो न्यूज़ एटसेट्रा फॉलो करते हैं आप, इजीली आप क्रैक कर देंगे इसको। एंड दोस्तों क्योंकि राइट आंसर इज इसका A। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था, उसी में ही बात की गई थी, हमें इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी भी चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि अभी देखो जो रिसीवेबल्स आ जाते हैं आपके पास, एंड देन की जो कंफर्मेशन है कि आपने अगर कुछ जो किसी का बकाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैसा उधार दिया, एंड देन मान लीजिए मैंने आपसे 50 करोड़ रुपए का मैंने आपको सामान बेचा है, लेकिन अभी आपने 50 करोड़ मेरे वापस नहीं किए। ठीक है, वापस नहीं किए क्योंकि लेट्स से मैंने आपको सामान बेचा, आप कह रहे हैं कि जब मैं आगे फर्दर बेचूंगा तो मैं कुछ आपको पूरा कर दूंगा पैसे। ठीक है, ऐसा होता है ना कंपनीज में कि बहुत बार ऐसे रिसीवेबल्स रह जाते हैं, तो साइकिल ऐसे चलता है 40-45 डेज का, एक तरह से मान के चलिए उधार की साइकिल चलती रहती है। तो लेकिन मीनवाइल कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अब मेरे पैसे अटके हुए हैं, अब मैं क्या करूं, तो इसलिए मैं अपने ये रिसीवेबल्स की पर्ची ले जाता हूं, एंड अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अगर नामक कोई चीज होगी तो बहुत इजीली पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी का कितना बकाया था, कि इसने किस किस के पैसे वापस करने थे, कहां पे रिसीवेबल्स हैं, एंड देन थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी आएगी, डिस्प्यूट्स वगैरह अवॉइड होंगे। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इसकी बात भी की गई है। अगर मैंने किसी को उधार दिया, बोले थे मैं बैंक हूं एटसेट्रा, तब तो मेरे पास बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है ना, लेकिन मैंने अगर प्रोडक्ट्स बेचे हुए हैं, मुझे पैसा वापस आना है, अभी मेरे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं आपके पास, अब और मीनवाइल जो जिस कंपनी को मैंने प्रोडक्ट्स दिए हैं वो बैंकरप्ट हो गई, तो मेरे बहुत दिक्कत हो जाती है, मेरा पैसा जो नहीं निकलता, फंस जाता है। ठीक है, तो इसलिए रिसीवेबल्स को लेकर IU की बात की गई थी। ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली अभी जो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाने की बात हो रही है, जहां पर कमर्शियल इंफॉर्मेशन जो डेटर है जो डालेगा, ठीक है, ऑफर डेटर बाय क्रेडिटर, जिसने उधार दिया वो डालेगा, एक पूरी रिपोजिटरी बनाने की जो स्कीम है, ताकि पता लग जाए लेटर ऑन कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, किस किस के इसने पैसे वापस करने हैं। ठीक है दोस्तों, एंड देन इसीलिए जो वेरीफाइंग जो पूरी करनी है एक्सेट्रा का पूरा प्रोसेस, जो डिफॉल्ट का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर पूरा आराम से आ सकता है। तो इसलिए दो प्राइमरी पर्पसेस क्या रहते हैं IU के, कि एक तो रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड एक्सेस टू रिलायबल फाइनेंशियल हमारी इंफॉर्मेशन, एंड देन इंसॉल्वेंसी अगर प्रोसीडिंग्स अगर करनी है तो उसमें हमारे पास एविडेंस भी हो डिफॉल्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अभी अगर पूरा ये IU बनाने का जो प्रोसेस है हमारे NE जो SL है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड को दिया गया है। अभी पहला हमारे देश में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनाने की बात हो रही है। ग्रेजुअली विल सी मोर ऑफ सच IUs कमिंग अप। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अगर ये नया कॉन्सेप्ट था, हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर्स में, प्री क्योर एक्सेट्रा में। ठीक है, अगर आप भूल गए बात लगे, लेकिन हमारे लेक्चर्स में और हमारे कोर्सेज में भी कवर्ड रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अगर आप हमारे कोर्स के पार्ट हैं तो हमने ये लेक्चर्स में देखा हुआ है। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है अबाउट GST एपेलेट ट्रिब्यूनल, रिसेंटली अगेन न्यूज़ में है। ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट देखिए, जो GST एपेलेट जो ट्रिब्यूनल है वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, एंड
इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट्स हैं अगर स्टेट और सेंटर में, उसमें जो मीडिएट करेगा, मध्यस्थता करेगा, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ये एक्स ऑफिशियो हेड रहेंगे ट्रिब्यूनल के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट, ठीक है दोस्तों। मुश्किल सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं एक बहुत ही आराम से इसको क्वेश्चन को क्रैक कर पाता, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज से। एंड दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर 1 ओनली, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है स्टेटमेंट, तो देखते ही पता लगनी चाहिए गलत है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक ट्रिब्यूनल के हेड क्यों बनाएंगे ना, ट्रिब्यूनल तो एक कोर्ट के जैसे काम करता है, कोर्ट होता है, तो कोर्ट का हेड कोई मिनिस्टर नहीं बनेगा ना कभी, एक्स ऑफिशियो एटसेट्रा ऐसी कोई बातें नहीं होगी, कोई जज एटसेट्रा, कोई वकील, ऐसी कोई चीज होगा तो ही बनेंगे, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग जस्ट डज नॉट साउंड राइट। तो 2 तो होना ही नहीं चाहिए, जहां पर 2 है वो तो मैं देखते ही एलिमिनेट कर दूंगा। मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाएगी, या तो 1 सही है या 1 भी सही नहीं है, या तो 1 आंसर है या जो नाइदर 1 और नॉट 2 आंसर है, ठीक है। तो अगर मेरे को चांस लेना है तो 4 में से मैं 2 पर तो आ गया है ना। तो लेकिन अगर जो पहले वाला लग रहा है कि जो जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की ही बात करता है, तो बात बन सकती है, आई विल टेक अ चांस कि बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। हाँ, जो जीएसटी यही तो है, स्टेट और सेंटर के बीच में ही तो सारी बात है, तो हाँ 1 सीम्स राइट। तो बिना हम जो मतलब बहुत ही कम नॉलेज के साथ भी वी कैन ऑलवेज क्रैक इट, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो इसकी नेशनल बेंच रहेगी, जीएसटी ट्रिब्यूनल जो अपीलेट है ना, ये अपील करने का ट्रिब्यूनल है कि अगर आपको लगता है कि जो जीएसटी में जो आपके कोई केस की जो सुनवाई हुई वो आपको ठीक नहीं लगती, तो अपील करने का ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है। तो एंड देन इसी की जो इसका जो प्रिंसिपल जो सीट कहाँ पर रखी गई है, न्यू दिल्ली में। एंड देन इसमें एक प्रेसिडेंट होंगे, एंड देन कुछ टेक्निकल मेंबर्स होंगे जो, और वेरियस जो स्टेट्स के भी मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे टेक्निकल मेंबर के जैसे, ठीक है, ताकि जो सभी की ही वहाँ पर हिस्सेदारी हो एंड सुनवाई भी हो, ठीक है। तो ये इसलिए जो आपका जो अगर सेंटर स्टेट का कोई डिस्प्यूट हुआ और आपको लगता है कि आप जो स्टेट को लगता है कि उसके फेवर में नहीं आया, तो यहाँ पर वो जहाँ जाकर अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो नेशनल बेंच के जैसे काम करेगा, तो एंड यूनिफॉर्मिटी आएगी रिड्रेसल में। एंड देन उसके बाद इसका गठन करने की बात कहाँ कही गई थी दोस्तों, जो सीजीएसटी एक्ट था उसी में ही लिखा हुआ है कि हमारा यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एम्पावर किया गया है कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, जो कि जीएसटी काउंसिल एटसेट्रा वगैरह, या फिर जीएसटी की जो आपने जो भी जो जितने मुद्दे रहे, या फिर जितने भी आपको लगता है कुछ जो ग्रीवांसेस हैं उसकी सुनवाई ठीक से नहीं हुई, अपील करने की एक मौका हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो साथ साथ पढ़ते रहेंगे, और न्यूज़ अनफोल्ड होंगी और पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है। तो जाते जाते आई विल नॉट टेल यू अबाउट एनी कोर्सेज कि कोई प्री क्योर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिंपली चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाइए, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, 5 सवाल अगर आपने सहे और कुछ नॉलेज निकालने की कोशिश करी और जाके ढूंढेंगे, तो उस सब के पहले आप एक काम कीजिएगा। टाइम्स आर वेरी प्रिकेरियस, वी जस्ट डू नॉट नो कि कब कहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत ही जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं सभी, एंड पर्टिकुलरली अगर आप देखें, अगर आप दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, एंड आसपास के इलाकों में है, तो बहुत ज़्यादा जो देखने में लगता है बहुत दिक्कत भरी जो बात हो गई है, पूरा देश ही जूझ रहा है इनफैक्ट अभी तो इसीलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके जीवन के सबसे 5 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं क्या आपके लाइफ की, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके देश हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आई डोंट नो, ठीक है। 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में, लेट्स जस्ट सी कि कितना क्या ह्यूमन वैल्यू में आपके लिए जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले लेक्चर्स में। एंड प्लीज़ जो घर से अगर बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट ना हो तो मत निकलिए, अभी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जाएगा। खाने पीने एटसेट्रा टाइप के लिए जाए, दवाइयाँ लेने के जाना है तो बात अलग है, लेकिन प्लीज़ अदरवाइज एब्सोल्युटली अवॉइड, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट जो 30-40 डेज लेट्स जस्ट सी उसके बाद क्या जो हालात रहते हैं। ऑलराइट, चलिए बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे 5 सबसे इंपॉर्टेंट